देखिए आज अब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, बाकी जो इस चैप्टर के पीछे की चीज़ें हैं, बीएससी फिजिक्स का या जो सेकंड पेपर है उसकी जो यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं जो 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें मैंने करा दी हैं। इसमें आपको आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में जानकारी दूंगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या चीज़ होती है। यदि किसी प्रोसेस में टेम्परेचर T कांस्टेंट रहता है और बाह्य वातावरण के साथ हीट का एक्सचेंज होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, समझिए क्या चीज़ होती है। मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, गैस सिलेंडर मैंने आपको इसको मान लिया, और इसका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए इसको मैंने रखा है -10 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर को आप और भी हीट में ले जाइए तो आप ले जाएंगे, इसको मान लिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मेरा 20 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, यदि किसी प्रोसेस में टेम्परेचर T कांस्टेंट रहता है, ये तो आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। बाह्य वातावरण के साथ हीट का एक्सचेंज होता है। मान लीजिए मुझे इसकी हीट तो 20 डिग्री सेल्सियस ही रही, मान लीजिए इसको मुझे और चेंज करना है, इसे और कम करना है, तो मुझे बाह्य वातावरण के साथ हीट का एक्सचेंज करना होता है। तो ये हीट का एक्सचेंजीकरण कहलाता है कि बाह्य वातावरण से इसका हम हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, अर्थात हीट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी वो हम जान लेते हैं क्या है। हाँ बस, देखिए बेसिक जानकारी आपकी क्या है कि जब किसी कंडक्टिंग पिस्टन सिलेंडर असेंबली में लगी पिस्टन को कंप्रेस किया जाता है, कि जब कोई सिलेंडर और गैस सिलेंडर हो, मतलब आपकी पिस्टन और सिलेंडर जो होता है उसमें गैस भरी हो और इसको हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है। जब आप किसी चीज़ को दबाएंगे, किसी को इकट्ठा करेंगे, तो अब नॉर्मल सी बात है कि उससे हीट उत्पन्न होगी या हीट में इंक्रीजमेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए कंप्रेशन से उत्पन्न एक्स्ट्रा हीट को सराउंडिंग्स को प्रदान कर दी जाती है। नॉर्मल सी बात है, जो हीट निकलेगी तो हमारे सराउंडिंग्स, मतलब जो आसपास का वातावरण है उसमें चली जाएगी। तो हम उसमें क्या है, इनकी मैं टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए कंप्रेशन से उत्पन्न एक्स्ट्रा हीट को सराउंडिंग्स को प्रदान कर दी जाती है। इसके विपरीत जब गैस को एक्सपेंड किया जाता है, एक्सपेंड का मतलब विस्तृत, मतलब जब उसको फैलाया जाता है, या मतलब और कम ऊपर, मतलब गैस को फैलाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है सॉरी, तो गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। नॉर्मल सी बात है, अब गैस को फैला रहे हैं तो उसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा। और टेम्परेचर में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए, अर्थात टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए बाहर से उतनी ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है, बाहर से उतनी ऊर्जा। मान लीजिए हमें इसको टेम्परेचर में कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस रखना है, लेकिन जब हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर उसका लो हो रहा है या टेम्परेचर आपका घट रहा है। तो टेम्परेचर को बनाए रख, मतलब टेम्परेचर एक्सपेंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है आपका, सॉरी कम हो रहा है टेम्परेचर आपका, और आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब 20 डिग्री सेल्सियस रखना है। तो नॉर्मल सी बात, आपको हीट वायुतंत्र से ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी या बाहर से आपको हीट देनी पड़ेगी। दोनों एक्सपेंशन दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अतः ये दोनों प्रोसेस आइसोथर्मल है। ठीक है, ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने जो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराया था, उसकी इक्वेशन आई थी DQ बराबर DU प्लस DW। और इन आइसोथर्मल प्रोसेस T आपका कांस्टेंट होता है, अभी मैं बताया, तो T कांस्टेंट है तो DT बराबर 0 ले लेंगे, देन DU बराबर 0। जब आपकी कोई हीट आपके कांस्टेंट ही रहेगा, DT आपका कांस्टेंट है, तो U जो आपको मैंने उस दिन बताया था, जिसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, तो DU का मान आपका 0, तो DQ बराबर 0 प्लस W, तो DQ इक्वल टू DW आपका आ गया। इस प्रकार क्लियर है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम को दी गई हीट या सिस्टम से ली गई हीट DQ सिस्टम द्वारा सिस्टम पर किए गए वर्क के इक्वल होती है। मतलब इससे सिस्टम से हमने DQ हीट ली है, प्रोसेस में सिस्टम को दी गई हीट DQ या सिस्टम से ली गई हीट DQ सिस्टम द्वारा या सिस्टम पर किए गए कार्य, सिस्टम द्वारा या सिस्टम पर किए गए कार्य मतलब W की इक्वल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल धीरे धीरे होने वाली सभी प्रोसेस, जैसे बर्फ़ का पिघलना, जल का जमना आदि आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, जिसमें बॉयल्स लॉ P बराबर कांस्टेंट लागू है। ठीक है, आपने बर्फ़ को देखा होगा, बर्फ़ का मान लीजिए डिग्री सेल्सियस आपका 0 है, मतलब बर्फ़ आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो हमें उसका कांस्टेंट, आपको बर्फ़ को बनाए रखने के लिए उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वो टेम्परेचर उसका घटता जा रहा है, मतलब वो मान लीजिए तो आपका हो गया 4 5 6 7 टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, बर्फ़ को आपकी पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो उसको बाहर से क्या है, हमें हीट
को कम करना होगा, मतलब हीट को लेना होगा और तापमान को कम करना होगा। इसका देखिए एक आपका पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा आता है कि इसका एक आपका आर्टिकल पूछा जाता है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है, आपको वाई एक्स एक्सिस मतलब आपको एक पीवी डायग्राम लेना है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। ए वी आपको एक कर्व लेनी है, इस पर आपको कर्व पे 2 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, सी डी। इस पर एक पॉइंट पर P1 और B1 आपने ले लिया, दूसरे पॉइंट पर P2 V2 आपने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए। P1 B1 T आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप आइसोथर्मल स्टडी कर रहे हैं। यहाँ भी आपका T कांस्टेंट रहेगा और यहाँ हो जाएगा आपका P1 B1 P2 B2 आपका ए बी पॉइंट्स पर हो जाएंगे। फिर से P आपका वॉल्यूम B है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ 9411009110। इस पर आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको PDF इसकी टोटल सेंड कर दूँगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, तीनों की, और BSc मैथमेटिक्स में भी आपको करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका B1 B2 DCO आपका आ गया। कर्व को बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आपने वो नहीं देखी, पहले आप उसे देखिए। एवो डायग्राम में 1 मोल गैस के लिए, गैस की एक देखिए नॉर्मल एक हम चीज़ ले लेते हैं, मतलब टेम्परेचर हो या उसकी मात्रा हो, उसके लिए हम एक कॉन्स्टेंटेबल चीज़ ले लेते हैं। जैसे मैंने 1 मोल गैस ले ली, 1 से अगर हमको 3 मोल लेनी हो तो 1/3, या मतलब जितने भी मोल ले रहे होंगे इससे एक ही से निकल आएंगे। एवो डायग्राम में 1 मोल गैस के लिए पीवी डायग्राम शो किया गया है, ठीक है। पीवी डायग्राम आपका शो किया है जिसमें EV टेम्परेचर T पर गैस के लिए आइसोथर्मल कर्व है। पीवी डायग्राम शो किया है जिसमें EV टेम्परेचर T पर गैस के लिए आइसोथर्मल कर्व है। ठीक, EV है, ये आपकी नीचे के लिए आ रही है, ठीक है, ये आपकी नीचे के लिए आ रही है। और इसमें आपको मैंने बताया था कि P1 B1 भी चेंज आपका हो रहा है और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो आपकी ये क्या होगी, आइसोथर्मल कर्व हो गई, ठीक है। और आइसोथर्मल कर्व है। CND गैस की 2 स्टेट्स हैं, मान ली CND गैस की 2 स्टेट मान ली हमने, स्थिति मान ली गैस की, इस स्थिति पर गैस इतनी है और इस स्थिति पर गैस इतनी है, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम क्रमशः P1 B1 एंड P2 B2 हैं, जबकि दोनों पॉइंट्स टेम्परेचर एक समान T हैं। C से D तक की आइसोथर्मल प्रोसेस में किए गए कार्य W और C से D तक आपको निकालना है, P इंटू डी वी हो जाएगा। C से D तक का हमने कितना वर्क किया है P1 से P2 वो आपको फाइंड करना है। सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हैं, आप पहले वो जाकर देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। बट आइडियल गैस इक्वेशन, एक आपका आइडियल गैस इक्वेशन जो आपकी आदर्श गैस समीकरण जो होती है फॉर 1 मोल गैस, मतलब 1 मोल गैस के लिए आपकी जो आदर्श गैस समीकरण होती है वो होती है PV बराबर RT। तो यहाँ से आप P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो RT/B आ जाएगा। ये आपको पूरी चीज़ जब आप पढ़ेंगे, PDF नोट्स में पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने ग्राफ भी सिखाया आपको। इक्वेशन तय आई थी हमारी यहाँ पर W बराबर C इंटू डी, मतलब P का मान यहाँ पर लगा देंगे तो आपका आ जाएगा P इंटू डी वी आती है, P इंटू डी वी आपकी इक्वेशन आती है, लेकिन यहाँ पर आप P की वैल्यू रख देंगे RT/B इंटू डी वी यहाँ पर रख देंगे। W बराबर RT, C से D तक, C से D तक, C से D तक, B1 से B2 वॉल्यूम आपका चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम हम से लेंगे यहाँ C से D तक, B1 B2 हमने वॉल्यूम ले लिया और RT हमने यहाँ से कॉमन ले ली, तो आपका बच्चा 1/B इंटू डी वी। W और RT जब 1/B इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपका log EV, ये आपको आना चाहिए, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो आपका log EV B1 से B2 चल रहा है, W इक्वल टू RT log EV2, मतलब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हाईएस्ट वैल्यू नेगेटिव का मार्क लगेगा इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, log EV2 माइनस log EV1, तो RT log बेस E B2 पर मीन, log M माइनस N का फॉर्मूला होता है log M/N, log M माइनस log N आपका होता है log M/N, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली बात है। देखिए क्या चीज़ करते हैं हम यहाँ पर, इसका बेस हटाते हैं, तो यहाँ पर बेस में जब 10 आता है तो 2.3026 आपका मल्टीप्लाई हो जाती है, नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी, और log 10 लगा के V2/B1 लिख सकते हैं। आप यहाँ तक लिखेंगे फिर भी आपका सही है, ठीक है। मतलब E को 10 में कंप्रेस करेंगे, 10 से आपका 2.3026 आपका लिखा जाता है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ तक देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P बराबर आपका कांस्टेंट होता है, अपने इसमें आपका बॉयल लॉ आपको यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P बराबर आपका कांस्टेंट एट पॉइंट C
सी पॉइंट पर P1 हमने कांस्टेंट ले लिया और एट पॉइंट डी पर हमने P2 V2 को कांस्टेंट ले लिया। तो P1 बराबर V1 और B2 V2 हो जाएगा। B2 अपन V1 यहाँ से जब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू तो P1 अपन P2 आएगी, इसमें आप पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो W और RT log base ही P1 अपन P2 W और 2.3026 RT log 10 P1 अपन P2 आपका आ जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 4 मतलब इक्वेशन 1 ये वाली आपकी और 4 इक्वेशन मतलब प्रेशर वाली किए गए वर्क के लिए एक्सप्रेशन है, मतलब आइसोथर्मल वर्क जो आपने किया है उसके लिए एक्सप्रेशन मतलब सूत्र है। आगे बात करते हैं हम एडियाबेटिक कंप्रेशन एडियाबेटिक की। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस को रुद्धोष्म में या स्थिरोष्म प्रक्रम आपको बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब प्रक्रम बोलते हैं। ये चीज़ है तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा चेंजेस है कि वेव प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। वहाँ आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच हीट का एक्सचेंज होता था, यहाँ पर आपका हीट का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है। अर्थात सिस्टम की टोटल हीट कांस्टेंट रहती है, उसमें भी रहती थी। एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। मतलब कहने का ये है कि वेव प्रोसेस में केवल सिस्टम एंड सराउंड के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, और जो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस थी उसमें आपका सराउंडिंग्स के बीच मतलब जो है चेंज होता था। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में पॉइजन लॉ एक होता है, पॉइजन लॉ, वो आपने 12th में स्टडी किया होगा, PV गामा बराबर कांस्टेंट। ये आपका पॉइजन लॉ हो गया। वेर गामा इक्वल टू CB अपॉन CV, गामा बराबर देते हैं CP अपॉन CV। जब आप मेयर का सूत्र पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या CP होता है क्या CV होता है, लागू होता है। फास्टली होने वाली सभी प्रोसेस जैसे टायर का अचानक फटना, गैस सिलेंडर के बल्ब का अचानक से खुल जाना, ETC एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। मतलब जिसमें हीट का एक्सचेंज बाहर से नहीं होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस इतनी फास्टली होती है कि हीट एक्सचेंज के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। मतलब मान लीजिए बाहर की आपका टायर है, उसके अंदर गर्म वायु है, बाहर आपकी ठंडी वायु है। जब टेम्परेचर दोनों की सेम रहेंगे तो टायर क्यों फटेगा। मतलब जो बाहर से चीज़ आपको मिल जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस में, यही तो होता था कि हमें जब इसके हीट की आवश्यकता होती थी, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता था, तो हम बाहर से ले लेते। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, तभी तो आपका टायर जो है वो फट जाता है कि अंदर की आपकी जो एयर है वो गर्म हो गई टायर की, बाहर की आपकी कोल्ड है। ठीक है, हीट एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिल पाता। एडियाबेटिक कंप्रेशन दबाव में गैस का टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, जबकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन विस्तार में टेम्परेचर ऑफ इंक्रीजमेंट इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये समझिए बात की ध्यान से कि कंप्रेशन में गैस का टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। नॉर्मल सी बात है, जब बाहर से कोई आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो इंटरनल एनर्जी हीट होगी या कोल्ड आपकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजेंट होगा, जबकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन विस्तार में टेम्परेचर व इंटरनल एनर्जी डिक्रीज रहती है। इसमें भी अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, PV डायग्राम इसको बोलते हैं। बाई एक्स एक हमने एक्स अक्स ले ली, इस पर कर्व को क्या है, हम कर्व को ज़्यादा नीचे तक ले जाते हैं। P आपका कॉन्स्टेंट कम रखते हैं, B1 को हल्का रखते हैं। ठीक है, कर्व को ए भी कर्व ले ली हमने, B1 B2 P1 B2 अपने दो प्रेशर ले लिए, और B1 B2 आपका आयतन हो गया, और P2 B2 T2, और P1 B1 T1। यहाँ पर जो हमने आपके पॉइंट्स लिए हैं वो T1 और T2 टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसमें लिखा है टोटल हीट कांस्टेंट रहती है। टोटल हीट कांस्टेंट रहती है एडियाबेटिक मतलब वेव प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। डायग्राम समझिए, एवं डायग्राम में एक मूल गैस के लिए PV डायग्राम शो किया गया है, जिसमें AV एक एडियाबेटिक कर्व, जिसमें 2 पॉइंट C व D है। इन पॉइंट्स पर प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के अनुसार P1 B1 T1 एंड P2 B2 T2। बाहर से इसका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हमने इसको टेम्परेचर को अलग अलग ले लिया। C से D तक की एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वर्क डन निम्नलिखित होगा। आपको जो पिछले डायग्राम था उसके तरह सेम करना है। W C से D तक अपने एक्सपेंशन किया P इंटू DV। बट इन एडियाबेटिक प्रोसेस आपको फास्ट कोर्स करना पड़ेगा, आपके जो आपके पेपर का समय वो कम है, तो आपको कोर्स जल्दी ख़त्म करना है। बट एडियाबेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पॉइजन लॉ, PV का हमारा कॉन्स्टेंट आपको पॉइजन लॉ लगाया था, उसमें आपको आइसोथर्मल प्रोसेस थी, उसमें आपको आदर्श गैस समीकरण लगाई थी। यहाँ पर आपको पॉइजन लॉ लगाना पड़ेगा।
पी की वैल्यू यहाँ से लगा देंगे, के अपॉन बी गामा आपकी आ जाएगी। वैल्यू आप पुट करेंगे के अपॉन बी गामा, के को बाहर ले लेंगे, बी वन से बी टू तक ले लिया आपने इंटीग्रेट, गामा को ऊपर ले जाएंगे मतलब बी गामा को ऊपर ले जाएंगे तो बी गामा आप बी माइनस गामा हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे तो बी गामा माइनस प्लस मतलब आपका +1 होता है और डिफरेंशिएट में -1 होता है। तो इंटीग्रेट में आपका जब आप +1 करेंगे तो उतना ही ऊपर होता है उतना नीचे होता है, मतलब -γ+1 ऊपर होगा, नीचे -γ+1 होगा। b1 से b2 तक आप कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे। W इक्वल टू देखिए वन माइनस गामा प्लस मतलब 1 - गामा को बाहर ले लीजिए, b2 -γ+1 -b1 -γ+1 W इक्वल टू के अपन γ-1 और b1 इसको सॉल्व कर लिए -b2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंदर के की वैल्यू अंदर के की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, और यहाँ से ले लिया हमने कांस्टेंट, हमने नेगेटिव यहाँ से कांस्टेंट ले लिया। यहाँ की वैल्यू आपकी -γ+1 नेगेटिव कांस्टेंट ले लिया तो γ-1 हो जाएगी आपकी। उसी तरह हम इस पर 8.D पर फाइंड करेंगे। 8.C P1 B1 गामा और के, 8.D P2 V2 गामा इक्वल टू के। इक्वेशन 3 4 हमने ये मान ली। एप्लाइंग इक्वेशन 2, जो इक्वेशन आपकी निकल के आएगी इसमें आपको क्या है पुट कर देना है। P1 B1 गामा इसकी वैल्यू पुट कर दी, B1 -γ+1 P2 V2 -γ+1। इसमें क्या है आपका जो -γ+1 है, एक ही गामा मतलब -γ+γ आपका 0 हो जाएगा, तो मतलब एक B1 0 आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक B2 0 आपका 0 हो जाएगा। तो किसी की घात 0 आपकी 1 होती है, तो P1 B1 P2 V2 आपका आ जाएगा। इक्वेशन आपको इसको 5 मान लेनी है। यहाँ पर भी हम 8.D पर चेंजिंग कर लेंगे P1 और B1 की। तो जब चेंजिंग करेंगे तो P1 B1 वाला RT1 और P2 V2 RT2। यहाँ पर हमने क्या है आदर्श गैस समीकरण यूज कर लिया, तो जहाँ P1 B1 था वहाँ RT1 आएगा, जहाँ P2 V2 था वहाँ RT2 आएगा। और भाई आपकी इक्वेशन रहेगी, तो आपको लिख देना है ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए एक्सपेंशन है, या सॉरी एक्सप्रेशन है। नोट में आपको कुछ चीज़ याद रखनी होती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स DQ बराबर DU प्लस DW, आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया। बट इन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। देन DQ बराबर आपका 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू DU प्लस DW, और DW की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो -DU आपका आ जाएगा। अतः एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन इंटरनल एनर्जी में कमी, मतलब इंटरनल आपकी जो एनर्जी है उसमें कमी के बराबर, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जब नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि आपकी इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है। आइसोबैटिक समदायी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जिसमें वर्क भी कांस्टेंट रहता है। आइसो मतलब समदायी का मतलब प्रोसेस क्या है, इसमें समदायी प्रोसेस की जिक्र कर दिया है। समदायी मतलब जहाँ दाब समान रहता है, नॉर्मल सी बात है, जहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट मतलब रहता है। आइसोकोरिक मतलब समायतनिक प्रक्रम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, नॉर्मल सी बात है, समायतनिक में रहता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ प्लस W इक्वल टू DU प्लस P इंटू DV। DW को हम चेंज करते हैं, P इंटू DV हमने चेंज कर दिया। आपने स्टार्टिंग पढ़ा होगा, DW को हमने P इंटू DV में चेंज कर दिया। इन आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब B बराबर कॉन्स्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में B बराबर कॉन्स्टेंट सम आयतनिक में ले लिया। देन D बराबर 0, DQ बराबर DU आपका आ जाएगा। अतः आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम को दी गई हीट DQ उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होती है। DQ बराबर मतलब -DU आपने पढ़ा था अभी, तो वही चीज़ आपको इसको यहाँ पर डिस्कस की गई है। ठीक है, आपके एक बात ध्यान लीजिए। इस पर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि सम एडियाबेटिक प्रोसेस, इसी का कुछ पार्ट है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच हीट एक्शन नहीं होता है। ये आपने परिभाषा में पढ़ लिया। पॉइजन्स लॉ PV का बराबर की एप्लीकेबल होता है, जिसके आधार पर एडियाबेटिक प्रोसेस में निम्न के 2 अन्य रिलेशन प्राप्त होते हैं। इसके 2 रिलेशन और एडियाबेटिक प्रोसेस के, इसमें समझिए कि रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V की बीच रिलेशन क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स लॉ, मतलब एडियाबेटिक है तो हमें पॉइजन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। PV का बराबर कांस्टेंट बट आइडल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस, PV बराबर RT। यहाँ से आपको P की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन 1 मतलब पुट कर देनी। इक्वेशन 1 में P की वैल्यू RT/B और B गामा बराबर कांस्टेंट आपका आ जाएगा। B को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो गामा -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
आर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप चाहे इधर ले जाएंगे फिर भी कांस्टेंट रहेगा, तो टी वी गामा -1 बराबर कांस्टेंट आपका आ गया। एक पॉइंट और इसमें, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही लिखना है आपको, पॉइजन लॉ लिख देना है, पी वी गामा कांस्टेंट ले लेना है, बट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस, पी बराबर आर टी आपको ले लेना है, बी बराबर आर टी अपॉन पी, यहाँ से आपको प्रेशर की बीच निकालना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर की बीच निकालना है, तो आपको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आपने यहाँ पर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच निकाला तो आपने यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड की थी, बी बराबर निकालेंगे तो आपका आर टी अपन पी आ जाएगा। अप्लाइंग इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 आप पुट करेंगे तो पी बार आर टी अपन पी गामा एक बराबर कॉन्स्टेंट पी, यहाँ देखिए यहाँ से एक पी बचा, पी अपन गामा बचा, जब इसे ऊपर ले जाएंगे आप तो बी पर माइनस गामा हो जाएगा, मतलब एक इसका है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस गामा, आर की वैल्यू गामा, टी गामा कॉन्स्टेंट, आर का तो देखिए आप इधर जाके कांस्टेंट ही रहेगा, तो टी गामा पी 1 माइनस गामा हमारा कांस्टेंट ले लिया हमने, यहाँ हमने टी पी ले ली और इसकी वैल्यू 1 माइनस गामा ये लिख ली, और इसकी वैल्यू नीचे ले गई या 1/λ से भाग कर दिए तो इसके एक कट जाएगा और नीचे लैम्डा आ जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, और स्लॉप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, शायद नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, इतनी मेहनत से कराता हूँ यार, तो कम से कम लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।